अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब यहाँ पर जी ओरिएंटेशन सेशन के लिए जो है वो आए हैं। और आज जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का, वो ये बताना है कि आप नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्या करने के लिए, उस 4 मंथ्स में होगा क्या। ठीक है जी। सो बेसिकली हमने ये देखना है कि 4 मंथ्स में कितनी थ्योरेटिकल बात होगी और कितनी प्रैक्टिकल बात होगी, और कौन कौन से कोर्स मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी इंशाल्लाह ताला मैं आज आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन। सर, माय नेम इज शहीद मिर्ज़ा एंड आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 10 to 12 years, जिसमें मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी, फाइनेंस एंड बुक कीपिंग, ऑडिट, जितने भी हमारे जो मैटर्स हैं कॉर्पोरेट से रिलेटेड, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी। और आईसीटी से जो मेरा ताल्लुक है वो ऑलमोस्ट कोई 2 सवा 2 साल पुराना है, जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 13 से 14 बैचेस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स 4 मंथ्स में मैं ही आपको ट्रेन करूंगा, चाहे वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड हो, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो जो भी कोर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हम अभी कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं ही आपको थ्रू आउट करवा रहा हूँ। ठीक है जी। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि जब मैं कोई चीज़ बता रहा या समझा रहा हूँ, तो काइंडली अगर उससे उस वक्त कोई पर्टिकुलर रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई जेनेरिक क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। मैं सेशन के एंड में आपको पूरा फॉरम दूंगा। आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें जैसा भी, तो मैं इसको एड्रेस कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी। अब सर बेसिकली आईसीटी जो है, ये समझ लेंगे जी कि कोविड की पैदावार है। कि जब सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो हमारे जो सीईओ हैं, जो मेंटोर हैं, बिशारत साहब, अभी मैं आगे उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, उन्होंने जी ये डिसाइड किया कि हम एक टैक्स का कोर्स लॉन्च कर दें जो कि हम अक्रॉस पाकिस्तान ऑनलाइन डिलीवर करेंगे। ठीक है जी। अब टैक्स के कोर्सेज तो सर पिछले कई सालों से बहुत सारी फर्म्स करवा रही हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं। तो गैप क्या नजर आया जी इसके अंदर? गैप हमें ये नजर आया कि थोरेटिकल और लीगल नॉलेज तो सब दे रहे हैं। अगर आपने सीए एसीसी का पेपर पढ़ा हो, या चलें पिफा भी अगर आपने किया हो, तो जब आप टैक्स का पेपर देने के लिए बैठते हैं तो लीगल नॉलेज तो आपकी टेस्ट हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे हो रही हैं कंपनीज में, लोग कैसे अपने रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, वो जो लीगल नॉलेज आप पढ़ रहे हैं, वो जो कंप्लाइंसेस के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि इस कंपनी ने ये करना है, इस बंदे ने ये करना है, इस डेट पे ये करना है, ये स्टेटमेंट फाइल करनी है, वो होगी कैसे फाइल? तो अभी भी स्टिल आज हमें कोई 2021 से लेके 2020 से लेके 2025 चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हुए, लेकिन स्टिल अभी भी हमें फील होता है कि इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप अवेलेबल है कि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो कम है, लीगल नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे टेकअप करना है वो बहुत कम है। तो हमारा जो इस कोर्स का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ही यही है। सर ये कोर्सेज जो हैं आईसीटी इस वक्त ऑफर कर रहा है, जिनमें से जी सबसे पहले यूएसए टैक्सेशन कोर्स। जिस तरीके से आप पाकिस्तान के टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरीके से अगर कोई यूएसए टैक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे पास वो कोर्स अवेलेबल है। यू कैन डू। यूएई का भी कोर्स अवेलेबल है टैक्स का, कनाडा का भी है, यूके का भी है, सऊदी का भी है। अच्छा जी, इसके अलावा सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर में तो वैसे ही आप लोग एनरोल्ड है, वो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि जी करना है क्या। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटर्नी जी, ये क्या है जी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स। सर उसका डिफरेंट एक कोर्स हमारे पास अवेलेबल है कि अगर कोई बंदा ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है
तो उसके लिए उसको वो सारे कानून पढ़ने पड़ेंगे। ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है, कॉपीराइट का जी कानून है, पेटेंट्स का है, डिजाइन का है, वो कैसे फाइल होता है, कैसे नहीं फाइल होता है, कौन सा रेगुलेटर है उसका, आईपीओ है, कौन है, आपने अपील कैसे फाइल करनी है, वहां पे अगर कोई अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है उस ऑब्जेक्शन को आपने कैसे रिमूव दूर करना है। तो दैट्स अ सेपरेट, एंटायर सेपरेट फील्ड। फिर जी ये हमारे पास अकाउंटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर के लिए कोर्सेज है जी। क्विक बुक्स आप सबको पता होगा, दुनिया का जो इस वक्त जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो इस वक्त बुक कीपिंग का जो सॉफ्टवेयर है, दैट इज क्विक बुक्स। और सेकंड नंबर पे हमारे पास जीरो है। फिर उसके साथ साथ बहुत सारे और भी हैं, जोहो है, सेज है, डिफरेंट हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल। ठीक है जी। तो जो जो लोग क्विक बुक्स पे काम सीख लेते हैं उनको और कोई सॉफ्टवेयर मेरे मुताबिक मैं कहता हूँ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट सेम ही है, सिर्फ इंटरफेस डिफरेंट होगा। ठीक है जी। सिर्फ इंटरफेस का डिफरेंस होगा, बाकी सारी चीजें वही रिपोर्ट्स होंगी, वही बैलेंस शीट होगी, वही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा, इंटरफेस का डिफरेंस होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से सर एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का कोर्स है जी। ये क्या है जी? देखिए, टैक्स प्रिपरेशन एंड टैक्स फाइलिंग ये एक अलग चीज है, और टैक्स लिटिगेशन एक अलग चीज है। मैंने वर्किंग की, रिटर्न फाइल कर दिया, जमा करा दिया। अब वहां से मुझे नोटिस रिसीव हुआ कि भाई आप जो है क्या करें, ऑडिट अपना कंडक्ट करो, टैक्स ऑडिट। अब उस ऑडिट के क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा, कैसे आपने उसको कंडक्ट करना है। फिर अगर कोई एडवर्स ऑर्डर आपके अगेंस्ट हो जाता है, उस ऑर्डर को आपने कैसे चैलेंज करना है, किन फॉरम्स पे जाके चैलेंज करना है, कहाँ कहाँ पर जाके आप उस केस को, उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे जी। अपील कहाँ फाइल करेंगे, कमिश्नर अपील के पास करेंगे, कब करेंगे आप, ट्राइब्यूनल में करेंगे जी, कब करेंगे हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेंगे जी, कब करेंगे, केस लॉस कैसे सर्च करना है, कैसे आपने उस अपील को, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है प्रिपेयर करना है, वो एटीएल के केस कोर्स के अंदर आपको बताया और सिखाया जाता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी सैप का कोर्स है। सैप ये बैच के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बैच बन जाता है तो ये कंडक्ट करा देते हैं। और ये बेसिकली सैप आप सबको पता है या नहीं पता है, क्या व्हाट इज सैप? सर ये दुनिया का सबसे बड़ा ईआरपी है। ईआरपी सॉफ्टवेयर जी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है। इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, एचआर का अलग है, फाइनेंस का अलग है, सेल्स के लिए अलग है। तो बेसिकली ये जर्मन कंपनी है, इसकी सर्टिफिकेशन की बड़ी जो है डिमांड है। अगर आप यहाँ से कोर्स कर लेते हैं और इसके जो ओरिजिनल जो पेपर्स जो जर्मन कंपनी कंडक्ट करती है, और अगर आप वो पास कर लेते हैं, उसके बाद जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ी की बात कर रहा हूँ, उन सब में सैप जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। और सैप के लिए डिफरेंट कंपनीज की जो है कंपनीज को लोग चाहिए होते हैं जो सैप ऑपरेट करना जानते हैं। और मार्केट में कंपैरेटिवली इनकी डिमांड ज्यादा है, और पैसे भी इनको अच्छे मिलते हैं। ठीक है जी। तो कभी अगर आपका मूड हो कि अगर आपने किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, और अगर आप फाइनेंस में या डिफरेंट किसी भी आप उसमें डोमेन में काम करना चाह रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेशन आप कहीं यहाँ से भले ना करें, आप कहीं से भी कर लें, लेकिन वो जर्मनी का जो पेपर है वो पास जरूर कीजिए। वो एक वैलिड चीज़ है जो आपके साथ अटैच हो जाएगी, और फिर आप आगे एक्सेल कर सकते हैं। फर्दर जी आगे कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस जी, कंपनी फॉर्मेशन एसईसीबी में कैसे होती है, उसके लिए भी एक सेपरेट कोर्स है जी। ऑल्दो वो हमारे सीटीए का पार्ट है, लेकिन कंप्लीट कंपनी की कंप्लाइंसेस क्या होती हैं, कंप्लीट जो कंपनीज एक्ट 2017 उसके डिफरेंट जो एडिशनल जो उसके कानून है, वो सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ये 2 से 2.5 महीने का कोर्स है, उसमें आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं जी। अच्छा जी, सेल्स टैक्स मास्टरी ये क्या है जी? सेल्स टैक्स आपको पता है जी, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमारा कानून है, और इसके अंदर बहुत सारे जो एसआरओज सर्कुलर्स हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर या मोर और लेस हफ्ते में 3-4 मरतबा तो चीज़ें उसके ऊपर आई हुई होती हैं। इंटीग्रेशन का पार्ट है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सब के परव्यू से जो आपने देखना होता है कि जी आपने सेल्स टैक्स कैसे चार्ज करना है और कैसे काम करना है। तो सेल्स टैक्स के लिए हमने एक सेपरेट भी कोर्स रखा हुआ है, कि जो बंदा सिर्फ सेल्स टैक्स सीखना चाह रहा है, क्योंकि जो अकाउंटेंट है वो काम कर करके इनकम टैक्स सीख जाते हैं। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और एक्सपोजर होता है तो वो इनकम टैक्स को पिक कर लेते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स को पिक करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, इसमें रिटर्न फाइलिंग करना कैसे होगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ें देखना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई इसको हमारे पास ऐसी बहुत डिमांड आती है कि जी हमें सिर्फ सेल्स टैक्स सीखना है, तो उसके लिए फिर हमारे पास ये कोर्स है।
बिल्कुल है सर। बिल्कुल है। सीटीए के अंदर कंप्लीट आपका कोर्स है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, दोनों चीज। ठीक है जी। लेकिन जो बंदा सिर्फ सेल्स टैक्स सीखना चाह रहा है जी, इनकम टैक्स उसको आता है जी, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना 2 महीने में, आप मुझे सिर्फ सेल्स टैक्स सिखाते हैं जी, तो वो विद इन 2 मंथ्स सेल्स टैक्स की ट्रेनिंग लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह की जी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कोर्स, ये तो आप सबको ही पता है जी, कि स्टॉक्स आपने कैसे परचेज करने हैं, किन कंपनीज के परचेज करने हैं, क्या मार्केट के फंडामेंटल्स होते हैं, उन चार्ट्स को आपने कैसे रीड करना है, कौन करेगा क्या करेगा, वो सारी चीजें इसके अंदर स्टॉक मार्केट के कोर्स में है जी। अच्छा जी, अब ये भी जो है एक सेपरेट कोर्स है जी एलएलसी फॉर्मेशन का। ये भी यूएसए का कोर्स है जी। यूएसए में जो लोग एलएलसी फॉर्म करना चाहते हैं, जिस तरह हम पाकिस्तान में कंपनी बनाते हैं, वहां पर एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, फॉर्म होती है, चाहे वो सिंगल मेंबर हो चाहे मल्टी मेंबर हो। वहां पर वो कैसे फॉर्म होती है, किन स्टेट्स में आप कर सकते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स टैक्स फ्री स्टेट्स हैं, उनका बैंक अकाउंट्स कैसे ओपन होंगे, कौन कौन से मर्चेंट आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो आप इस कोर्स के थ्रू जो है इसको देख सकते हैं जी। अच्छा जी, अदर वन इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोर्स। ये भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है जी। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अपेरेंटली तो देखने में तो आसान लगता है, लेकिन जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन आती है तो उसमें इंसान बोलते हैं कि जी क्या करें, पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ना करें। अब उसी चीज को ईज करने के लिए, आप लोग के लिए फिजिबल बनाने के लिए, ये एक छोटा सा हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन, कहाँ कहाँ से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बैंक के साथ कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, क्लाइंट्स को कैसे हैंड करना है, बाहर सामान कैसे भेजवाना है, वहां से बाहर यहाँ से कैसे एक्सपोर्ट करवाना है, जीडी कैसे फाइल होगी, वो सारी की सारी चीजें इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्स के अंदर अवेलेबल है। फिर डिफरेंट हमारे पास आईटी के कोर्सेज हैं जी, डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है, वेब डेवलपमेंट का है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग है, सीओ मास्टर, ये डिफरेंट आपके सामने कोर्सेज हैं, कि आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं जी। सर यूएसए में जो है ना, एक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ट्रक डिस्पैचिंग की, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मेरे इसमें कोई एक्सपर्टीज है नहीं है। तो वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से बैठ के यूएसए के अंदर एक ट्रक डिस्पैचिंग कंपनी जो है रजिस्टर्ड की हुई है। ठीक है जी। जिस तरह मैं कहूँ यहाँ पे कि अगर मैंने कार्गो करवाना है तो मैं क्या करूंगा जी, मैं यहाँ से अगर मुझे कोई डोमेस्टिक कार्गो करवाना है, तो मैं किसी बंदे को बोलूंगा जी, अगर वो क्या करेगा, वो एक कंटेनर अरेंज करेगा, सामान उसमें डालेगा, एंड देन वो किसी दूसरी सिटी के अंदर जाके छोड़ देगा। इसी तरीके से यहाँ से बैठ के क्या हो रहा है जी काम, डिफरेंट यूएस की स्टेट्स के अंदर जो सामान, जो गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, आप उसका काम यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ट्रक डिस्पैचिंग का भी काफी काम जो है वो लोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सबको पता है जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेरी सिंपल, वीडियो एडिटिंग, ये वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ये तो जमाने कदीम से कोर्सेज चले हुए आ रहे हैं। ठीक है। और ये ऐसे हैं कि ये लोग सीखते ही रहेंगे और आगे भी काम चलते रहेगा, क्योंकि इसके बगैर काम होना ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये भी कुछ हमारे अभी न्यूली जो है लॉन्च हुए हैं कोर्सेज, जिसमें मेटा मास्टर, ये बेसिकली क्या आपने अपने एड्स कैसे मेटा पे रन करने, डाटा एनालिस्ट जी, ये क्या है जी, पता है किसी को? यस एग्जैक्टली सर, टैबल्यू पे जो काम होता है, पावर बीआई पे जो काम होता है, डिफरेंट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं उन पे जो काम होता है, आप सबको पता है कि जी डाटा स्क्रैपिंग, डाटा माइनिंग बहुत हाई वैल्यूड स्किल है। अगर किसी ने ये डिग्री की हुई है, खैर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो ऐसे कोई डिग्री अनाउंस नहीं हुई हुई इसकी, डाटा एनालिटिक्स की। यस एग्जैक्टली। एग्जैक्टली सर, वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो डाटा माइनिंग के लिए, डाटा स्क्रैपिंग के लिए, डाटा को और फिल्टर आउट करने के लिए क्या है जी, इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं जी डाटा एनालिस्ट। वो ये सारा काम करके देते हैं, और इसकी भी बड़ी डिमांड है। ये भी यहाँ से बैठ के मैं ऐसे बहुत पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने आईटी में काम किया हुआ है, या आईटी में उनके पास डिग्रीज हैं, या जिन्होंने यहाँ बैठ के काम किया और उनको इन सॉफ्टवेयर के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू ये काम होता है, उसके ऊपर अगर उनको एक्सपर्टीज है, तो यहाँ से बैठ के अच्छी खासी अर्निंग डॉलर्स कर रहे हैं। तो ये भी सर एक बहुत ज़्यादा हाई, समझ लें कि जी, इनकम जनरेटिंग इसके लिए डाटा एनालिस्ट की। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद ये कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक तो आईसीटी आपके सामने, आईडीटी एक डिफरेंट है जी, जिसमें डिजिटल ट्रेनिंग्स हैं। ये जी बिशारत साहब की एक लॉ फर्म है, जिसमें वो टैक्स और लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा एक वेंचर है जी, जो बाहर यूएस में डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ये भी हमारा एक
टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से एक हमारा एक वेंचर जो है स्टार्ट होने वाला है। ये हमारी उसकी सारी चीज़ें हैं जी, पोर्टफोलियो जी समझ लीजिए। अच्छा जी, ओरिएंटेशन में स्टार्टिंग में मैं आपको दे चुका हूँ, अपने बारे में भी बता चुका हूँ जी। ये मेरी क्वालिफिकेशन है जी, आपके सामने लिखी है। बाकी एक्सपीरियंस के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, ट्रेनिंग के हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मेरा ऑलमोस्ट कोई 13-14 बैचेस में कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो मेरे ख्याल में मोर और लेस ये कोई 15 से 16 बैच होगा मेरा, जिसे मैं कंप्लीट करवा रहूँगा विद इन ICT। दोबारा जो लोग लेट हैं बता दूं कि जी मैं इस फील्ड से पिछले 10-12 साल से मुंसलिक हूँ। टैक्स एडवाइजरी, टैक्स कंसल्टेंसी, टैक्स फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ऑडिट, अपील्स, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी कंप्लाइंसेस, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट की वर्किंग, ये सारी चीज़ें हम अपनी IPO की सर्विसेज हम सारी के अंदर प्रोवाइड। मेरी अपनी एक फर्म है SM एसोसिएट्स के नाम से, मैं उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और ट्रेनिंग्स में यहाँ पे ICT के साथ जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब सर कितना ड्यूरेशन है जी इस कोर्स की, जो असल बात है। 4 महीने। 4 महीने का चिल्ला आपको काटना पड़ेगा सर, तभी आपको कुछ ना कुछ चीजें इंशाल्लाह समझ में आएंगी और आप इसको ग्रिप कर सकेंगे। तो ये 4 मंथ्स का कोर्स है, ये इससे कम करने की हमने कोशिश की लेकिन हो नहीं सका। क्योंकि अगर आप कंप्लीट एक फुल फ्लेजेड कोर्स की तरफ जाते हैं या एडवाइजरी प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो एटलीस्ट 4-5 मंथ्स आपके लगते ही हैं। क्योंकि जब ड्यूरिंग द वीक सिर्फ 2 ही क्लासेस होंगी तो फिर कोर्स आप कैसे कंप्लीट करेंगे। या तो क्या, अगर बंदा बोले कि जी डेली क्लास हो रही है तो फिर सिनेरियो डिफरेंट होता है। तो लेकिन 4 मंथ्स में इंशाल्लाह ताला ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। जी इसकी डिलीवरेंस के मोड क्या हैं जी, फिजिकल भी आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो वहां से बैठ के अपने अपने घरों से उन्होंने ज्वाइन किया है वो सुन रहे थे। इसी तरीके से जब मैं आपके साथ ये कोर्स बाकायदा इसको स्टार्ट करूंगा तो क्लास इसी तरीके से हो रही होगी। जो लोग नहीं आ सकते वो घर से बैठ के, ऑफिस से बैठ के सुन सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है अपनी फिजिबिलिटी के ऊपर। अगर नहीं भी सुन सकते एट दैट टाइम तो ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और रिकॉर्डिंग आपको आपके LMS पोर्टल के ऊपर दे दी जाती है। ठीक है जी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास अगर किसी ने मिस कर दी है तो उसके पास अगला पूरा एक हफ्ता है कि वो अपने LMS पे लॉग इन करेगा और उस लॉग इन करने के बाद क्या होगा जी, क्लास वहां पर अपलोड होगी, वो उसको ओपन करेगा और सुनेगा। ठीक है जी। और आपकी सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी होती है तो वो जो है उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं और हमसे आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। हम उसको एक विद इन रीजनेबल टाइम में उसको आंसर कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब 4 महीने में बेसिकली ये सब बातें मैं ऊपर कर चुका हूँ। इस 4 महीने में बेसिकली है क्या सर, ये 6 चीजें हमने जो है इसमें ऐड की। नंबर 1, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के ऑलमोस्ट कोई 242 सेक्शंस हैं। 242 सेक्शंस पे ये एक कानून है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है जी। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमने इनकम टैक्स में कवर करनी है और हमारे कोर्स का जो ज्यादा टाइम है वो इनकम टैक्स ही लेकर जाए। ऑलमोस्ट 16 to 17 सेशंस हमारे इनकम टैक्स पर यूटिलाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे क्या जी, सर जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के इनकम टैक्स के वो हमने पढ़ने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जी। रेजिडेंट स्टेटस है जी कंपनी का, AOP का, इंडिविजुअल का। कुछ हमारे पास टैक्स क्रेडिट्स हैं, कुछ डिडक्टेबल अलाउंसेज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ एक दो चंद हमारे पास टैक्स ईयर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, टैक्स ईयर होता क्या है वो हमने देखना है। कौन कौन लोग रिक्वायर्ड है बाय लॉ रिटर्न फाइल करने के लिए। ठीक है जी। टैक्स स्लैब देखेंगे कि जी कौन कौन से टैक्स स्लैब किन किन लोगों का कितनी अस्सलामुअलैकुम। अमाउंट पर। अब सारी चीजें हमने इंशाल्लाह ताला बेसिक के पार्ट में देखेंगे। फिर उसके बाद जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। सारी चीजें खत्म होंगी। सर बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे सर। जी क्या क्वेश्चन है जी। सर क्वेश्चन ये है कि आप जो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स का ज़्यादातर पोर्शन हम कवर करेंगे,
तो हमें तो सेल्स टैक्स के लिए जो है मैंने ये ज्वाइनिंग भी की है, सेल्स टैक्स लर्निंग हो। सर मैंने कहा हमारा जो मतलब मेजर फिर। पोर्शन है वो इनकम टैक्स इसलिए जाएगा क्योंकि इनकम टैक्स बड़ा है सर, उसके अंदर अच्छा टॉपिक्स अच्छा। बहुत हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। ये इसका मतलब ये नहीं है कि थैंक। इनकम टैक्स हम ज्यादा कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स हम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। मैं आपको सिर्फ उसकी ड्यूरेशन की बात बता रहा हूँ कि वो ड्यूरेशन कितनी जाएगी उसकी। ठीक है जी। अब ठीक है ऐसा सर। तो हो नहीं ठीक। सकता कि मैं ठीक। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को 50-50% कर दूं। हाँ, ये आप डिपेंड करता है, ये हमें मुझे जो है पर्सनली कोर्स के इनिशियली 2-3 लेक्चर्स के अंदर पता लग जाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। फिर उसके ठीक है हिसाब से सर। सेशंस हो सकता है कि प्रोलॉन्ग भी हो जाए, हो सकता है कि ऑन टाइम ही खत्म हो जाए। तो अभी हम जितने भी कोर्सेज मैं अभी करवाए मैंने, तो उसमें लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे वो कोर्स 4 से 4.5 महीने 5 महीने पे भी गए। क्योंकि 4 महीने का मतलब ये नहीं है कि हमने 4 महीने जब पूरे हो आपको कहा जी अल्लाह हाफिज बाय खत्म। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो चीज़ हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो एटलीस्ट आपको समझ में तो आए। जब आपको समझ में नहीं आएगी तो ना मेरा कोई फायदा है ना आपको कोई फायदा है। उल्टा आप बैठ के बोलेंगे यार ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते और हम चले जाते, टाइम पास हो जाता है पूरा। तो टाइम उसमें ज़्यादा लगता है कि मैं मुझे यहाँ से शक्लों से पता लग जाएगा कि किसको मेरी बात समझ में आ रही है किसको नहीं समझ में आ रही। तो उस तरीके से मुझे फिर अपना एक पेस को भी सेट करना होता है और आप लोग की अंडरस्टैंडिंग को भी देखना होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन कौन लोग किस किस बैकग्राउंड से हैं। तो फिर बैच को टेकअप करने में ज़्यादा आसानी होती है, कितने लोग अकाउंटिंग से, कितने लोग लॉ बैकग्राउंड से, कितने लोग किसी और बैकग्राउंड से, उस हिसाब से उन चीज़ों को लेकर सकते हैं। ठीक है जी। तो इनकम टैक्स के अंदर इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा जी आपकी जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, चाहे वो सैलरी हो, प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये हम सारे के सारे इंडिविजुअली इसको देखेंगे कि हमने ये इनकी वर्किंग कैसे करनी है। सैलरी अगर पढ़ेंगे तो उसके बाद सैलरी के रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें उसके साथ साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करेंगे, उसको भी देखेंगे कैसे करनी है। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी की रिटर्न के अंदर फीडिंग कैसे होती है वो हम देखेंगे। बिजनेस पढ़ेंगे तो बिजनेस के कंप्लीट रिटर्न फाइल करेंगे, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे एओपी का हो, चाहे इंडिविजुअल का। बिजनेस के रिटर्न फाइल करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जिसमें सर फहरिस्त जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका फॉर्मेट मैं आपको दूंगा, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बननी है। एक्सेल के ऊपर मैं आपको उसका फॉर्मेट दे दूंगा और आप उस पर इजीली बड़ी आसानी से फॉर्मूले लगे हुए आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी कर सकते हैं। एक वर्किंग फाइल आपको सैलरी की भी प्रोवाइड करूंगा कि आप कैसे सैलरी का जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपने इसमें वर्किंग कैसे करनी है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जितनी भी वर्किंग फाइल्स हैं वो भी आपको हैंड ओवर की जाएंगी और प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे खुद बता दूंगा कि आपने रिटर्न कैसे फाइल करना है, और जब मैं फाइल कर लूंगा फिर उसके बाद आपको एज एन असाइनमेंट उसको फाइल करें। ऐसे ही साथ साथ नहीं करवाता मैं, पहले मैं आपको सब चीजें बता देता हूँ, नेक्स्ट डे कहता हूँ जी आप अपने लैपटॉप से, फिर मैं वहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ। मैं कहता हूँ जी अब आप इसको इसकी वर्किंग भी करें और इसको रिटर्न में भी फीड करके दिखाएं कहाँ होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जी इनकम टैक्स में क्या होगा, अगर आपको कोई नोटिस रिसीव हो जाता है, कौन कौन से पहले तो देखेंगे नोटिस रिसीव हो सकते हैं, अगर हो जाते हैं तो उसका उनका मतलब क्या है, और अगर समझ में आ गया जी तो उसका रिप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला नोटिस के पार्ट के अंदर देखेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे जी कि हम एफबीआर से रिफंड कैसे मांग सकते हैं। ठीक है जी, उसकी एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी, कौन कौन लोग एंटाइटल्ड है रिफंड लेने के लिए, किन किन लोगों को रिफंड नहीं मिलेगा, और रिफंड की एप्लीकेशन के नतीजे में हमें क्या वहां से आंसर या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम अपने इनकम टैक्स पार्ट में देखेंगे। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद जी हमारा सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स हमारे पास दो तरीके के जी, एक है जी हमारा सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जिसे फेडरल डील करता है, एफबीआई डील करता है, एक है जी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट डील करती है। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, फिर देखेंगे जी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जिसमें एसआरबी आपका फाइलिंग सीखेंगे कि हमने कैसे करनी है। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स में हम क्या सीखेंगे जी, उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्या है जी, किन किन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है, आउटपुट इनपुट टैक्स होता क्या है, ठीक, फर्दर टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स की कंप्यूटेशन कैलकुलेशन कैसे करनी है, और उसके बाद उसके वन बाय वन करके जो उसके एनेक्शर्स हैं, एनेक्शर ए, एनेक्शर बी, एनेक्शर सी, एनेक्शर डी, एनेक्शर आई, एनेक्शर एफ, एनेक्शर H1, ये सारे जो एनेक्शर्स हैं ये हम देखेंगे वन बाय वन कि इनका मतलब क्या है और उनमें फीडिंग कैसे होनी है।
नहीं सर, सेल्स टैक्स एक जनरल रेट है, दैट इज ओनली 18%। वो डिपेंड करता है कि वो किस टैक्सेबल आइटम में डील कर रहे हैं। सेल्स टैक्स में है क्या कि आपके जो गुड्स है ना, वो कुछ शेड्यूल्स में डिवाइड है। उन शेड्यूल्स में कुछ डिफरेंट रेट्स भी हैं। आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जी मैं ये लैपटॉप लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और लोकली सप्लाई कर रहा हूँ, और इस पर मैं लोगों से 18% टैक्स चार्ज कर रहा हूँ एज पर सेल्स टैक्स, ठीक है। लेकिन यही लैपटॉप मैं बना के जब एक्सपोर्ट करूंगा ना, तो मैं इस पर 18% टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, 0% है उसको। इसीलिए जब भी आपको बोले, कोई बोले कि जी एक्सपोर्ट पर टैक्स है, तो आप उसको बोलेंगे जी जीरो रेटेड है एक्सपोर्ट। इसीलिए एक्सपोर्टर्स अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाते हैं रिफंड लेने के लिए इनपुट टैक्स का। एक्सपोर्टर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता एक्सपोर्ट के ऊपर, लेकिन अगर लोकल सप्लाईज कर रहे उसी चीज की, तो सब टैक्स कलेक्ट करेंगे। फिर ये अपोर्शनमेंट कैसे होगी सेल्स टैक्स की? फिर सेल्स टैक्स की फाइलिंग है, फिर इसकी कुछ अपील्स हैं, इसके भी ऑडिट के नोटिस आते हैं, वो कैसे होंगे क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम इसमें देखेंगे। और इसका जो सबसे मेन टॉपिक है दैट इज सेक्शन 8B, इनपुट एडजस्टमेंट के हवाले से। वो हमने देखना है कि जी वो आपने कैसे फाइल करना है। क्लियर है जी बात यहाँ तक? अच्छा, थर्ड वन इज बेसिक अकाउंटिंग। अच्छा, बेसिक अकाउंटिंग को मैं इनकम टैक्स जब पढ़ा रहा होता हूँ, तो जब मैं बिजनेस का टैब जब टॉपिक ओपन शुरू करता हूँ, तो मैं उससे पहले बेसिक अकाउंटिंग का ओवरव्यू दे देता हूँ। क्योंकि बिजनेस टैक्स रिटर्न बेसिक अकाउंटिंग के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि आपको एडवांस अकाउंटिंग आना जरूरी है, लेकिन आपको इतना पता हो कि अकाउंटिंग के 5 हेड्स क्या होते हैं। अगर एसेट लिखा हुआ है तो एसेट किस स्टेटमेंट पे होगा, एक्सपेंस लिखा हुआ है तो एक्सपेंस कहाँ होगा, अगर इक्विटी लिखा है तो इक्विटी है क्या, क्या होगी ये इक्विटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात है तो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, बनती क्यों है, किन किन लोगों ने बनानी है, किन किन लोगों ने नहीं बनानी। ऑडिट का थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि जी किन किन कंपनीज ने, किन किन लोगों ने ऑडिट करवाना है। तो वो सारी चीज़ें इस बेसिक अकाउंटिंग में इसलिए करूंगा क्योंकि आप अपना जो बिजनेस रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, वो सारे का सारा जो डिपेंडेंट होता है वो आपके अकाउंट्स के ऊपर होता है। अकाउंट्स प्रिपेयर है तो आपने रिटर्न आपका सही फाइल होगा, अदरवाइज वो फाइल सही से नहीं हो सकती। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट लॉज एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन। सर हम सबको पता है कि जी जब भी कोई बंदा दुनिया में कहीं भी कारोबार स्टार्ट करेगा, तो उसे एक एंटिटी स्टैब्लिश करनी पड़ती है। अब चाहे वो पाकिस्तान की अगर बात करूं कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे है, चाहे वो पार्टनरशिप पे है, चाहे वो कंपनी है, तो इन तीनों के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ये तीनों एंटिटीज को एस्टेब्लिश किन इदारों के साथ करना है, कैसे करना है, क्या क्या इनकी कंप्लाइंसेज हैं, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपने कैसे रजिस्ट्रेशन उनकी करनी है कंप्लीट। और स्पेसिफिकली पीवीटी कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है सीसीबी के साथ, वो मैं यहाँ पे आपको करके बताऊंगा। और उसकी कंप्लाइंसेस कौन कौन सी किन किन कंपनीज पर ड्यू है, वो कंप्लाइंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो कंप्लाइंसेस हमारे इसका पार्ट नहीं है, जो मेन एक कंप्लाइंस है फॉर्म है फॉर्म 9, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी बहुत सारी कंप्लाइंसेस है सर, वो मैं सब बता दूंगा किस कंपनी पे कौन सा एप्लीकेबल है या नहीं। उसका एक चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको रेफर करने में आसानी हो। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद ट्रेडमार्क फाइलिंग्स। मैंने अभी आपको आईपीओ की बात बताई, उस आईपीओ में से हमने एक चीज उठा ली है, ट्रेडमार्क। एज अ कंसल्टेंट हमारे पास जब कोई कंपनी स्टैब्लिश होने के लिए आती है, तो वो कहते हैं सर आप कंपनी भी बना लें, आप इसके ऑडिट के मैटर्स भी देख लें, आप इसकी जो है टैक्स के मैटर्स भी देख लें, और ये मैंने कंपनी बनाई है, इसका लोगो भी मुझे रजिस्टर्ड करवाना है, ये करवा दें अभी। सर बहुत ही सिंपल, आधे घंटे घंटे का एक प्रोसेस है, कुछ भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ी। वो आपने ऑनलाइन एक प्रोसेस फाइल करना है, और आपने क्लाइंट से चार्ज कर लेने की जी हमने ये काम आपका करके दे दी। ट्रेडमार्क कैसे फाइल होता है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक ही क्लास के अंदर बता दूंगा, 1.5 से 2 घंटे में, कि आपने टीम कैसे फाइल। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आईपीओ का सिर्फ एक पार्ट हमने उठाया, दैट इज टीएम। बाकी कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, डिजाइन, लिटिगेशन वाला हमारे इसमें कोई लेने देना नहीं है। सिर्फ इसलिए अटैच किए है क्योंकि ये काम आपको मिलता ही मिलता है। अगर 10 क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, तो 10 में से 5 बोलेंगे कि जी मेरा ये टीएम आप कर दें, और आप आगे से खुद भी ऑफर करेंगे यार अपना टीएम करवाना। जब आपको काम आता होगा तो आप बोलेंगे ना कि जी यार टीएम करवाना, और काम इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात। एंड लास्ट वन इज केसीसीआई रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज केसीसीआई? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जी।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा जी, क्या फ़ायदा है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। ये भी 15 से 20 मिनट की एक रिक्वायरमेंट है, चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म तो अपने जमा कराना है, कुछ फीस इसकी जमा करानी है, और आपका काम हो जाएगा। तो ये तकरीबन 6 चीज़ें हमने अपने CTA का पार्ट रखी हैं, और इन चीज़ों पे मैं आपको कंप्लीटली विद इन 4-5 मंथ्स आपको ब्रीफ करूंगा, आपको ट्रेन करूंगा, और इंशाल्लाह ताला आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि आप ये सारे काम कर लेंगे। जो लोग ये समझ के आए हैं कि जी हम जैसी चीज़ें करेंगे और वो आपकी टिप्स पर आ जाएंगी, वो इतना ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रेनर एक हद तक आपको ट्रेनिंग करवा सकता है, बाकी काम आपने करना है, बाकी काम आपने करना है। अब लास्ट जो हमारा बैच अभी संडे का एक बैच चल रहा है, उसमें जब मैंने पार्टनरशिप फॉर्मेशन करवाना सिखाई, तो एक बंदे ने, उसके पास केस है, उसने साथ साथ वो पुटअप कर दी, और वो मुझसे कंटिन्यूस जो है वो कम्युनिकेशन में था कि सर यहाँ प्रोसेस है, ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है, वो मैंने उसको गाइड किया, और लास्ट कोई 3-4 दिन पहले उसका सर्टिफिकेट उसके हाथ में था। तो इसमें मैं तो अपनी मेहनत करूंगा इंशाल्लाह पूरी, और पूरा कोशिश करूंगा कि जी आप जो है, जो चीज बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ जाए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपने करनी है कि अगर आपके पास कोई केस है तो आपने उसको कैसे, किस तरीके से चीजों को टेकअप करना, ये बड़ी नेसेसरी चीज है। ठीक है जी। अच्छा, ये 6 चीजें जी। उसके बाद अब मैं जो है फिजिकल वालों के लिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर है, अभी ऑनलाइन वाले प्लीज अपना हैंड रेस कर लें, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। बाकी जितने भी फिजिकल वाले यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, आप 1 बाय 1 हैंड रेस करें तो मैं आपकी क्वेश्चन को एड्रेस कर दूँ। जी। सॉरी सर, वो इनकम टैक्स में, सॉरी, हाँ, एडवांस इनकम टैक्स भी है सर, बिल्कुल है। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स भी है, सेक्शन 165, सेक्शन 147, ईच एंड एवरीथिंग सर, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता ना काम। ठीक है जी। तो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट तो एक ऐसी स्किल है कि उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, और ये अकाउंटेंट्स के लिए तो सर दर्द है कि किस ट्रांजैक्शन पे कितना टैक्स काटना है, कितना नहीं काटना, उसकी फाइलिंग कैसे करनी है। तो 165 तो पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल क्लास है, और 147 भी। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन जी? LMS की बात करें या आयरिस की बात करें? LMS पे वो आपको, जब आप एनरोलमेंट आपकी हुई है, तो पहली क्लास के बाद आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। आप वो फॉर्म फिलअप करके देंगे तो आपका एक पोर्टल जनरेट कर दिया जाएगा, उसके एक लिंक दे दिया जाएगा, तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या विंडोज़ पे जो है आप उसका एक लिंक दे दिया जाएगा, वहां से उसको PC में डाउनलोड कर लें। आप उसको ओपन करेंगे, वो आपसे ID पासवर्ड मांगेगा, आप ID पासवर्ड एंटर करेंगे तो क्लास में आप एंटर हो जाएंगे। स्लाइड्स मैं आपको ग्रुप में भेजा करूंगा, वहां पे सिर्फ आपके पास लेक्चर होगा, मटेरियल जितना है वो सब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, वो वहां सब सेव करते रहेंगे। लेकिन ये जो वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ, ये साथ साथ वहां पे वीडियो में आ रहा होगा, लेकिन सेपरेट से डाउनलोडेबल कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा वहाँ LMS में। ठीक है। हैंड आउट भी मैं ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट जो सॉफ्ट में दे रहा हूँ, ठीक है, वो सारी सॉफ्ट में आ रही होगी। कराची ऑफ कॉमर्स कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लोकल क्या कहते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन है या फिर ट्रेडमार्क की फाइलिंग वगैरह है? नहीं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज डिफरेंट, ट्रेडमार्क इज समथिंग डिफरेंट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो भी लोकल बिजनेस है उनकी रजिस्ट्रेशन बताएंगे कैसे करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, कोई बंदा भी कर सकता है सर, एवरीवन, कोई बंदा भी कर सकता है। ऑन कर रहे हैं या फूड से रिलेटेड कर रहे हैं तो वो भी। सर आप बोल्टन मार्केट में 10 बाय 12 की भी दुकान लेके बैठे ना, और आपका नाम है बिजनेस का, आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते तो आप क्या लोगों वगैरह की हैं। नहीं, वो ट्रेडमार्क की होती है IPO में, KCC एक अलग बॉडी है। ठीक है, ये अलग है, वो अलग है सर। वो है वो जरूरी है कराची ऑफ कॉमर्स से सर मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको कहता हूँ बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो नहीं करवाते हैं। बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता क्यों है? नहीं करवा। हाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता क्यों है जी? ताकि बिजनेस वाले लोगों की जो मसले मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इस KCC चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉडी की तरफ जाते हैं। वो क्या कर दिए जी, वो कलेक्टिवली उन सारे मसलों को गवर्नमेंट के सामने रखती है कि जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है बिजनेस कम्युनिटी। इसके अंदर मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, और मेंबर्स कौन होते हैं? बिजनेस ओनर्स ही होते हैं। ठीक है जी। तो वो सारे के सारे यहाँ पर होते हैं। अब इसके अलावा और क्या होता है जी? जो लोग उम्रे का, सॉरी, वीजा के लिए अंदर जो है ना, बिजनेस वीजा की अगर मैं बात करूँ किसी, तो सर वो KCC की रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। यस। अगर कोई बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, वो चैम्बर के बगैर कर ही नहीं सकता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। चाइना करते हैं अपने बिजनेस वीजा पे KCC की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है सर। यस सर।
चाइना तो आपको विजिट वीजा वैसे नहीं देता, वो बिजनेस वीजा देता है आपको। ठीक है जी, बिल्कुल है सर। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है वैसे, जैसे अभी तो खैर उसने बंद कर दिया है सऊदियों ने वीजा। सऊदी ने भी एक मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा ओपन किया था पाकिस्तानियों के लिए, सर उसके लिए भी केसीसी मैंडेटरी था। इसके बारे में सर थोड़ा सा लाउड। सर जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ। अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 साल पहले ज्वाइन किया था, कुछ मसला हो जाता है, कॉल करते हैं, टाइम लेते हैं, आ जाते हैं, बता देते हैं जी। सर बट या पहले कॉल पे हो तो अगर कुछ समझाने वाली चीज़ है, या मैं समझता हूँ कि जी या कॉल पे मसला हल हो जाएगा तो कॉल पे कर लो। ग्रुप वैसे ही अवेलेबल है। वो जो ग्रुप मैंने आपको बताया वो 4 महीने के बाद बंद नहीं हो जाएगा सर, वो ओपन ही रहेगा। वहाँ कोई क्वेश्चन होता है, आपस में डिस्कशन करें, कुछ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे टैग कर दें, कॉल कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं डेली बेसिस पे डील कर रहा होता हूँ, जो जा चुके हैं। ठीक है जी। how we are going to present ourselves as a freelancer after this month. ये प्रेजेंट पोस्ट है या हम लोग जानते हैं स्किल्स है, लेकिन हमें अपना को प्रेजेंट कैसे करना है ये मार्केट हम ये काम करते हैं कुछ हमारी एक्सपीरियंस है। देखिए जी, मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं, उनका भी एक पहले क्वेश्चन था, उस पर भी आपको आंसर कर दूं कि क्या ये सर्टिफिकेट हमें, लोगों के जहन में सवाल होता है कहीं प्लेसमेंट करवा सकता है? क्या ये सर्टिफिकेट सिर्फ दिखाने पे लोग हमें खड़े होकर सैल्यूट करेंगे? द आंसर इज नो। सर ये एक स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशन है, इसमें सिखाना हमारा काम है, सीखना आपका काम है। अब ये डिपेंड करता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी कि आपकी प्रमोशन रुकी हुई है जी, वो कह रहे हैं कि जी आप अकाउंटेंट, आप टैक्स का काम सीख लें, हम आपको प्रमोट कर देते हैं। तो नॉर्मली अकाउंटेंट्स के साथ ये मसला है। तो आपने सर ये कोर्स कर लिया, कंप्लीट कर लिया, अब जाहिर बात है आपको जज करने के लिए, आपको एनालाइज करने के लिए आपका जो लाइन मैनेजर है या आपका जो ऊपर जो मैनेजर है, वो आपको टेस्ट तो करेगा ना सर। अब उस टेस्ट में आपने क्या करना है जी, आपने ये सारी चीजें जो है वो सीखनी है। कि अगर वो आपसे 160 वो दे देंगे, ज्यादातर इंटरव्यू के अंदर ज्यादातर विजूअलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर एडवांस टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और रेट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, नोटिस के बारे में आपसे पूछा जाता है कि अगर ये मसला हो गया तो क्या करेंगे। तो ये समझ लें कि ये 4 महीने आपकी तैयारी है, ये 4 महीने आपकी प्रिपरेशन के। अगर जो बंदे जो लोग जॉब पर हैं उनकी अगर ये चीज इनके साथ ये अगर प्रॉब्लम है कि जी ग्रोथ में मसला है, तो सर वो बिल्कुल आगे जा सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। इसी एक कोर्स में चौथा या पांचवा लास्ट ईयर का बैच था बल्कि, उसमें एक भाई थे जो किसी वो थे तो क्वालिफाइड बैकग्राउंड से, लेकिन वो गलती से किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में फंस गए थे। उनको जाना था मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग में वो कोई 2 3 4 इंटरव्यूज दे चुके थे, वो नहीं क्लियर कर पा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको अल्लाह ताला की करम ही कहूंगा कि जब वो 4 महीने के बाद यहाँ से कोर्स करके गया, उसके बाद उसका एक इंटरव्यू अलाइन हुआ, उसने कहा सर ये इस कंपनी में है, ये काम ये करती है। तो मैंने उसको इस कोर्स से उसको वो चीज़ें पॉइंटर करवा दी, यार ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ आ सकती है। और आज वो वहाँ बैठा हुआ है सर। ठीक है जी। तो चीज़ों को आपने जो है ना साथ साथ लिंक करना है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपने उसको लिखनी है, लिखनी है। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लॉ और कंप्यूटेशन दोनों है, वो दिमाग में रिटेन नहीं करता जब तक आप लिखेंगे नहीं, उसको रिव्यू नहीं करेंगे। ये बिल्कुल मैथ्स वाला हाल है। सुनेंगे समझ आ रहा है, बहुत अच्छा समझ आ रहा है, घर गए 3 घंटे की नींद की, उठे कुछ याद ही नहीं आ रहा, ये वो वाला हाल है। ठीक है जी। इनकम टैक्स में देखिए नोटिस जो आते हैं उनके मैं बारे में आपको बताऊंगा कि नोटिस किस चीज़ के और आपने रिप्लाई क्या करना है। लेकिन एक अपील किस फॉरम पर जाकर अप्लाई करनी है, कैसे करनी है, कैसे कंटेस्ट करना है, फाइट करना है केस को, दैट इज होल एंड सो रिलेटेड टू एटीएल केस, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन वाला। और ये बात नहीं करते ऋषि की जैसे मैं उसी की बात करूँ सर। आप ज़्यादातर क्या होगा, आप कमिश्नर आपको ऑर्डर पास करेगा, अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील कैसे ड्राफ्ट करनी है, क्या ग्राउंड्स बनाने हैं, वो एटीएल का पार्ट है। यस। हम आपको पहले स्टेज तक क्लियर करवा देंगे कि आपने हेयरिंग कैसे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, क्या क्या चीज़ें सपोर्टिंग एविडेंस आपने उनको देना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को चैलेंज कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, कितनी फीस का, वो सब एटीएल का पार्ट है। उसमें जो आप कह रहे हैं उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है वो दे दूंगा मैं आपको, नो इशू। वो मेरे पास कुछ चीज़ें बनी हुई पड़ी थी, वो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है।
वो एक स्टैंडर्ड ही देखें, जितनी भी चीजें ना वो केस टू केस वेरी करती है, स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड वही है सर, रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम। उसके बाद आप नहीं करना है, लेकिन वो कैसे करना है, अब चैट जीपीटी ने, एआई ने जिंदगी थोड़ी आसान बना दी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे उस चीज से कमांड देने और आपने कैसे उन चीजों को सीधा करना है, वो वहां से हो जाएगी। कोई इसके अंदर इतनी बड़ी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो होता ये था कि हमें खुद उसको ड्राफ्ट करना पड़ता था बैठ के, एक एक पॉइंट, पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती थी कि ये पॉइंट्स हैं, फिर एवरी पॉइंट जो हम उसको राइट डाउन करते थे और उसको लिखते थे, पूरा उसको एक्सप्लेन कर किया करते थे। सर थोड़ा सा जो है ना, अगर आप लोग इस तरफ हो जाए तो जगह मिल जाए थोड़ा सा। मैडम आई गेस बहुत कंजेस्टेड है ये जगह, आप उसको ये, ठीक है जी। जी, डिजिटल इनवॉइसिंग, यस, पार्ट है सर इसका। यस, बिल्कुल है। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? स्टूडेंट है आप? क्या पढ़ रहे हो? लॉ? कहाँ से कह रहे हैं सर? जयपुर से कर रहे हैं। देखिए जी, जितने भी जो लोग हैं लॉयर्स हैं जो, ठीक है, जिन्हें लिटिगेशन आती है, जिन्हें पता है कि जी हमने कोर्ट में केस कैसे प्रेजेंट करना है, उन सबको मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल फाइलिंग पर लगाएं, लेकिन उसको अपना करियर मत बनाइए। क्यों? क्योंकि टैक्स लिटिगेशन एक सेपरेट फील्ड है। मैं यही चाहूंगा कि जिसके पास, जो लोग एनरोल्ड एडवोकेट हैं या जिन्होंने इन फ्यूचर, जैसे भाई एलएलबी कर रहे हैं, तो इन्होंने आगे जाके सारी बातें एनरोलमेंट करानी है, एडवोकेसी करनी है, तो सर मेरा आपको मशवरा ये है कि आप टैक्स एंड कॉर्पोरेट लिटिगेशन की तरफ जाइए। इस कोर्स से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको पता है कि कानून में लिखा हुआ गया। जाहिर बात है, जब कानून नहीं पता होगा और जब प्रैक्टिकली आपने चीजें यहाँ पर देखी होंगी कि जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ तो इसमें ये चीज लिखी होती है, इस टैब में ये चीज लिखी होगी, इस टैब में ये चीज लिखी होगी, तो आपको अपना केस प्रेजेंट करने में बहुत आसानी होगी। ऐसे बहुत सारे, मैं भी आपको अभी आपको बता देता हूँ कि अभी भी राइट नाउ लिटिगेशन के एतबार से हाई कोर्ट लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट लेवल पर इस वक्त डेफिशिएंसी है शदीद वकीलों की, जिनको टैक्स का काम नहीं आता। तो एक आपके पास गैप अवेलेबल है कि आप उस गैप को फुलफिल करें, और क्या करें जी, फाइलिंग बिल्कुल करें, साल 1.5 साल करें, आपको काम समझ में आए, काम हो कैसे है, देन आप शिफ्ट कर जाएं प्लीज लिटिगेशन में। अपना कोई असिस्टेंट रखें, वो फाइलिंग करेगा और आप लिटिगेशन के मैटर्स को देखें। उसकी एक वजह यह है कि आप जितने 50 रिटर्न फाइल करके पैसे जमा करेंगे ना, वो एक केस आपको इंटू 3 दे देगा, क्योंकि लिटिगेशन में वही बंदा आपको केस देगा जो फाइनेंशियली साउंड होगा। सही जी। और हाई कोर्ट में मैं अभी आपको करेंटली बता देता हूँ कि जो बंदा टैक्स की अपील या रेफरेंसेस फाइल कर रहा है, सर वो जो टैक्स डिमांड किया गया ना एफबीआर की तरफ से, उसका 10% एटलीस्ट चार्ज कर रहा है एज ए कंसल्टेंसी फी। अब अगर किसी की 20 मिलियन की असेसमेंट आई है, तो कितना चार्ज करेगा? 2 मिलियन हो गया सर। हाँ। और आप यहाँ बैठ के अगर 100, 150, 200, 300 रिटर्न फाइल करेंगे जी, आपका बीपी भी हाई, रात भी आप जो है बैठे हुए, तो आप वहां पे देखेंगे यार, वहां अगर मैं साल के, अगर महीने का भी एक केस मेरे पास आ जाता है, चले मैं 10% नहीं लगा रहा हूँ, 5% ले लेता हूँ, तो सर आप बहुत सुकून में, बहुत तरीके से अपनी प्रैक्टिस को आगे लेके चल सकते हैं। और जस्ट नॉट टैक्स, जब आप एडवोकेट हैं जाहिर बात है फिर आप सिविल भी देखेंगे, आप बैंकिंग भी देखेंगे, कॉर्पोरेट के और भी बहुत मैटर्स आपके साथ अटैच हो गए हैं। तो आपने ये कहना, लॉयर्स हजरात के लिए सर मेरी ये रिकमेंडेशन है प्लीज, कि फाइलिंग असिस्टेंट से करवाएं। बेहतर है किसी अकाउंटेंट को पकड़ के लाएं, उसको काम सिखाएं, उसको बोलें यार भाई ये काम तू कर, वो बेहतर करेगा, और आप लिटिगेशन में खुद जाएं। ठीक है जी। तो बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलेगा, जब तक आप स्टूडेंट है सर आप लोगों के रिटर्न फाइल करें। जैसी डिग्री आपकी कंप्लीट हो, आपका इंटर्नशिप स्टार्ट करें, किसी ऐसे फर्म में जाएं जो कॉर्पोरेट या टैक्स की लिटिगेशन सर्विसेज देता हो। ठीक है जी। वहां से फिर आप अपना प्रॉपर जो है चीज़ों को स्टार्ट, इन द मीन वाइल आपकी फाइलिंग पे ग्रिप हो चुकी होगी, आपने जाना होगा जी लिटिगेशन में, ये सिनेरियो होगा। ठीक है। लेकिन अगेन, सिर्फ इस कोर्स कर लेने से क्या मुझे फायदा हो जाएगा जी?
काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सारा काम होगा। प्रैक्टिस जरूरी है। अब वो आप फ्री में जाके के इंटर्नशिप करें या आप किसी के साथ ज्वाइन कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है जी, हमने भी ऐसे किया, हमने भी फ्री में काम करके लोगों के रिटर्न फाइल किए, और आज हम भी ये करें कि टैक्स सीजन में इस दफ़ा मैंने ऑलमोस्ट 170 प्लस रिटर्न फाइल किए। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ जो इंटर्न्स थे वही मेहनत कर रहे थे, तब वर्किंग बनाना करना, और उसमें से कोई बंदा बाहर का नहीं था। और हाथ सेट हो जाए जी, तो किसके साथ? बाहर वालों के साथ। देखो, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, कि यहाँ पर देखें, माजरत के साथ बरसाती मेंढक बहुत है। माजरत के साथ, अब एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल कहीं काम कर रहा है, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, और उसने बस सीख लिया जी मैं अपना रिटर्न तो फाइल कर सकता हूँ, मुझे चीज़ें आती हैं, वो कहता है यार मुझे सब आता है। वो केसेस पकड़ेगा, और लोग भी हमारे यहाँ पर ऐसे हैं कि मैं इनको क्या बोलूँ, कि यार आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स कैसे किसी ऐसे बंदे के हाथ में पकड़ा देते हैं जो कि एंटाइटल नहीं है काम करने के लिए। और जो है वो बंदा, वो उसकी जाहिर बात है, उसका तो ना कोई ऑफिस है, ना कोई एम्प्लॉई है, ना कुछ, उसने तो एक्सपेंसेस बेयर नहीं करने। जो कंसल्टेंट होगा, जो वकील होगा, वो बोलेगा यार मैं इतना चार्ज करूंगा, ये बोलेगा लाओ मुझे 3,000 रुपये तो मैं कर देता हूँ। कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब भी आप खुद बताएं। ज्यादा दूर नहीं, यहीं से आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब आप खुद बताएं ना। अब आप खुद बताएं कि आप 1,000 रुपये में जिससे काम करवा रहे हैं, 1,000 रुपये में यार आज तो कोई तरीके का बर्गर नहीं मिलता है, आप उससे अपने रिटर्न फाइल करवा रहे हो, और आप ये भी नहीं पूछ रहे हो कि भाई आपका ठिकाना कहाँ है, आप इंटाइटल्ड हैं ये काम करने के लिए, आप क्वालिफाइड हैं। सर इस स्टेज पे भी इतनी मेरी इतनी नेटवर्किंग होने के बावजूद भी हमसे आके लोग पूछते हैं सर आप खुद के हैं? मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। फिर थोड़ा उनको क्लाइंट गिनवाने पड़ते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस देना पड़ता है, सारी चीजें, और ये जो पढ़ा लिखा कोई तमीज से क्लाइंट अगर आ जाए आपके पास, और ये काम टोटली रेफरल बेस्ड है सर, ये रेफरल बेस्ड काम है, और जितना अच्छा रेफरेंस से काम करेंगे उतना अच्छा काम आपको मिलेगा। 3,000 से काम स्टार्ट करेंगे तो 3,000 वाले केसेस मिल रहे हैं। कोशिश करें हंट करें 10, 15, 20, 25,000 वाले केसेस, उनके साथ अटैच हो जाए। ठीक है जी। अब मुझे बताएं, एक वकील जो एतजाज हसन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होगा, क्या वो सिटी कोर्ट में जाके किसी के केस 15,000 में फाइल करेगा? क्यों? उसके नाम के साथ एतजाज हसन का टैग लगा हुआ होगा, हालांकि एतजाज हसन ने कभी उसको हाथ भी नहीं मिलाया, उसकी फर्म में काम कर रहा होगा, लेकिन नाम तो जुड़ा हुआ है। तो ये चीज मैटर करती है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? प्राइमरी स्कूल्स का फोकस सिर्फ एक रिटर्न फाइल करता है, या अदर देन दैट वी विल बी सॉरी। प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जो आई गॉट इट इन क्लास हम्म। स्कोप जो है हम रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं इसके अंदर। सर देखिए, मैं आप लेट है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये हमारे कोर्स मॉड्यूल्स है। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी लीगल नॉलेज है और जितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सब हम आपको डिलीवर। रिटर्न फाइल करने के लिए सारा काम करना पड़ रहा है। रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है सर। आपको पता हो कि आपने लॉ को रेफर कैसे करना है, कौन सा लॉ रेफर करना है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हम फाइलिंग करने के काबिल होंगे। तो अगेन, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को फाइल करना सीखें, लेकिन उसके लिए हमें लॉ सीखना जरूरी है। तो पहले साथ साथ चलेगा लॉ, और साथ साथ चलेगी प्रैक्टिकल फाइलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात कर रहा था कि मैं पहले जब सैलरी का चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा ना, सैलरी की जितनी भी लीगल प्रोविजंस हैं, जब वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा तो मैं फॉरेन सैलरी की रिटर्न फाइल करूंगा,
आपके सामने और आपसे करवाऊंगा कि एक सैलरीड पर्सन का रिटर्न आपने कैसे फाइल करना है। इसी तरीके से जब हम बिजनेस के टॉपिक्स पे जाएंगे तो हम बिजनेस का रिटर्न फाइल करना सीखेंगे, लेकिन किसके साथ साथ, लॉ की जो जिस्ट है, जो लॉ है, उसके साथ साथ हमने चीजों को लेके चलना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार, वो स्टार्टिंग में कहते हैं कि सर ये तो आप हमें कानून पढ़ाए जा रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकल कोर्स में आए थे, आपने तो एडवर्टाइजमेंट की थी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स। भाई प्रैक्टिकल कोर्स विदाउट लीगल नॉलेज नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं रिटर्न ओपन करूंगा तो सर वहां पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की टर्मिनोलॉजी यूज हो रही होंगी, फिर आप मुझसे पूछेंगे ये क्या है, फिर मैं वापस लॉ भी जाऊंगा ना। तो बेहतर है कि जी आप पहले लॉ पढ़े, उसके साथ साथ आप जो है उसकी प्रैक्टिकल चीजों को लिंक कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली आपने लॉ की रेफर करना है, भाई ये चीज कहाँ लिखी है। कोई आपसे सवाल करेगा ना, ये बताइए कहाँ पर लिखा है भाई, कहीं लिखा होगा ना कानून है, बता दिखा दे। सर अबाउट बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम क्या मतलब एक्सेल से भी एक्सेल को नहीं नहीं सर, बेसिक अकाउंटिंग का मतलब है मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एसेट, एक्सपेंसेस क्या है, रेवेन्यू क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, इक्विटी क्या है। ये पांच हेड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक्सेल दिया है हमें एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए बट फॉर्मूलाज भी यूजिंग कैरेक्ट बट अदर थिंग्स आर नीडेड। देखिए वो अगर आप ये चाह रहे हैं कि जी अकाउंटिंग में एक्सेल पे करना सिखाऊं तो दैट विल बी एंटायर कोर्स। ओवरव्यू तो मैं आपको दे दूंगा ना, मैं यही बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक्सेल भी दूंगा, बैलेंस शीट की एक्सेल भी बताऊंगा, लेकिन अब आप ये अगर बोलें कि जी मुझे वो आप पूरा फॉर्मुलेट करना सिखाएं कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी विद एक्सेल फॉर्मूलाज, वी लुकअप के साथ, और एडवांस एक्सेल सिखाएं, तो उसके लिए तो सर ये सारी चीजें सब साइड में रह जाएगा, और फिर हम वही काम करते रह जाएंगे। बेसिकली सर इसलिए डाला है कि सारे नंबर हमारे सामने आ जाए और रिटर्न करने में हमें आसानी एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। करने के बाद हम अस्सलाम वालेकुम सर। इस कोर्स में जो है हमें सेल्स टैक्स की सारे नक्शे वगैरह सर आप ऑनलाइन हमें क्लियर पार्टिसिपेट के लिए करेंगे। 2 मिनट ये सर, सर उसमें जो आप हैंड रेस कर लें, काइंडली सर आप अपना हैंड रेस कर लें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि इस कोर्स के बाद मैं इतना एलिजिबल हो जाऊंगा कि मैं इंडिविजुअल अपना रिटर्न फाइल कर लूँ। का फॉर्मेट जी 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 जी, जी सर बिल्कुल, हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही है सर। मेरी आप सबसे मिनिमम एक्सपेक्टेशन यही है कि आप अपने इतने पैसे हलाल कर लें कि ये कोर्स करने के बाद किसी के रिटर्न फाइल करें ना करें, अपना कर ले सर। अस्सलाम अब इतना वालेकुम। बुरा हाल ना हो कि आप बोले कि यार ये मैंने कोर्स कर लिया है और मैं अभी भी फिर भी वकील ढूंढता फिर रहा हूँ कि जी मैंने रिटर्न कैसे फाइल करना है। इतने सर आप बिल्कुल हो जाएंगे, वो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं जब बिजनेस रिटर्न पे आऊंगा उससे पहले मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा कैसे करनी है, और मैं आपको वो फॉर्मेट्स भी दे दूंगा एक्सेल में, आपने सिर्फ फिगर्स को एंटर करना होगा और वो फिगर ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देंगी आपको। ये- ये बिजनेस क्योंकि कैटेगरी के अंदर पार्टनरशिप हो गई एनजीओ एनपीओ जी सर, आपके पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड इसको भी हम सर बिल्कुल सबसे पहले इंडिविजुअल का होगा, चाहे वो सैलरीड हो चाहे वो बिजनेस इंडिविजुअल हो, फिर एओपी का बताऊंगा, एंड देन फिर कंपनी। ठीक है जी। सर सेल्स टैक्स रिटर्न के जो एनएक्सेस वगैरह ये आप क्लियर करेंगे हमें इस कोर्स में। सर बिल्कुल करेंगे, अगर मैं सेल्स टैक्स रिटर्न में आपको एनेक्सेस ही नहीं बताऊंगा तो फिर आपका सेल्स सीखने का फायदा क्या होगा। सेल्स वो टैक्स में उसमें रिटर्न जो जो उनके एनेक्सेस, हम बिल्कुल उसको देखेंगे। उसमें जो एनएक्सेस होते हैं ये परचेज सेल की, वो जो इनवॉइसेस पुट करनी होती सर हैं, उन्हीं एक्सेल की शीट बात कर होती रहा है हूँ, वो। सर उन्हीं की बात कर रहा हूँ सर, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, नो इशू। ओके ठीक है, थैंक यू। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? जी क्या कह रहे हैं, समझा नहीं आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि सेल टैक्स में कोई एक सेक्टर पढ़ेंगे या पूरे सेक्टर पढ़ेंगे। देखिए सेल्स टैक्स जो है ना वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिकली किसी सेक्टर वाइज के लिए डिफरेंट नहीं है, बहुत चंद एक चीजें जो डिफरेंट है, वरना जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना, कलेक्टिवली सारे के लिए चीजें सेम ही है, वही आउटपुट टैक्स है, वही इनपुट टैक्स है, वही एनेक्सेस है, वही सारी चीजें, कुछ चीज प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन जो उसका फंडामेंटल्स है, जो उसके रूट्स हैं, वो सर सबके लिए सेम है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी जी सर।
ताकि अगर पढ़ के आना चाहिए देखना चाहें तो उससे सवाल करना बिल्कुल आसान होगा। सर, मैं बिल्कुल हर क्लास में ये बता देता हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा। अब उसमें क्या पढ़ाना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूँ। मैं इतना बता दूंगा कि जी नेक्स्ट क्लास में टॉपिक क्या होने वाला है। सर ये यस बताएं, ये एग्जैक्टली। एओपी में जो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि जी आपने जो हम नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे वो क्या करेंगे, किस टॉपिक पे बात होगी, क्या होगा, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो करें कि इस दिन हो क्या रहा है। क्योंकि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने आपको कहा ना कि वो उनमें से इसको 50% चीजें तो आती होंगी, ऐसे लोग होंगे। लेकिन वो बाकी रिमेनिंग 50% के लिए बैठेंगे। जैसे लास्ट एक बैच है, उसमें एक बंदा हर हफ्ते मुझे मैसेज कर दिया, सर सेल्स चेक्स कब स्टार्ट होगा। पहली क्लास से वो बंदा स्टार्ट हुआ था और हर हफ्ते उस बंदे का मैसेज हो रहा है, सर आज क्या टॉपिक होगा, सेल्स चेक्स होगा या नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये ऐसे भी सिनेरियो, तो इसीलिए मैं आपको प्रायर सर बता सेल्स दूंगा टैक्स कि जी में आपने काम क्या इसीलिए करना है डेली इंटरेस्टेड है बेसिस। कि सेल्स टैक्स का क्लाइंट। सर कोई बंदा ऑनलाइन बोलता तो है, फिर जैसे ही मैं देखता हूँ कौन बोल रहा है वो पीछे हट जाता है, खामोश हो जाता है। कौन बात कर रहे हैं जी? यासीन साहब हैंड रेस कर ले, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। दिस इज द थर्ड टाइम मैं जी आपसे जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। सर, मैंने तो हैंड रेस किया था कमेंट में। मैं सर ये मैं दो कह रहा हूँ क्वेश्चन कि सर ऑलरेडी उसको। एड्रेस कर चुका हूँ, 2 मिनट जरा रुक जाए प्लीज। ओके सर। जी सर। सर ये हमने बड़ी कोशिश की है। एक्चुअली मैं यहाँ पर था नहीं और जो स्टाफ था उन्होंने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया है। अब इसको ऊपर करने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉब्लम है। ये हमने सारी सिचुएशन देख ली, सब कुछ कर लिया। तो ये थोड़ा सा हम लोग को जो है ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये चीज करनी है, लेकिन मैं स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ। अगर किसी को पीछे नजर ना है वो मुझे बोल दे, मैं स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ उसको। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस पे मैं यहाँ से इसको हटा के एक जो प्रोजेक्टर की जो शीट होती है उस पे ले आऊँ, अगर वो क्योंकि शीट बड़ी होगी तो उस पे जो हम इसको इजीली जो है देख सकते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं, मैं वीकेंड तक तो कुछ करवाता हूँ। ठीक है जी। यासीन साहब और कोई क्वेश्चन आपका ऑनलाइन में? फिलहाल तो कोई नहीं सर। यासीन साहब और कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का? ठीक है जी। अच्छा लास्ट एक बात जो इंपॉर्टेंट है जी, ये कोर्स करने के बाद आप काम तो सीख लेंगे, लेकिन कानून किसको इजाजत देता है ये काम करने की? सर्विस कौन कौन लोग प्रोवाइड कर सकते हैं? ठीक है जी। सर जो आई कैप के मेंबर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे सकते हैं जी। जो एसीसीए क्वालिफाइड है सर, मेंबर है एसीसीए के, दे सकते हैं। जो एडवोकेट्स एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, सिंध बार काउंसिल के मेंबर हैं जी, दे सकते हैं सर्विसेज। ठीक है जी। बाकी जैसे जो आईसीएम है वो भी दे सकते हैं जी, नो प्रॉब्लम। सिमा दे सकता है जी। एमबीए इन फाइनेंस दे सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जो लोग इन कैटेगरीज के अंदर नहीं आ रहे वो क्या करें? सर मिनिमम उनके पास बी कॉम होना जरूरी है। सर मेरा एक क्वेश्चन है जब और आपके उस बी कॉम क्वेश्चन। की सर मैं एड्रेस करता हूँ, वेट कीजिए। बी कॉम होना जरूरी है और उसके साथ साथ वो क्या करेंगे जी, रेलेवेंट टैक्स ऑफिस में एक एप्लीकेशन पुटअप करेंगे जी कि मैं मुझे आप आईटीपी का लाइसेंस अवार्ड करें, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस। 500 रुपये की उसकी फीस है। एक अंडरटेकिंग उसके साथ सबमिट होगी, फाइल आप अपनी जमा करा देंगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कमिश्नर साहब आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और वहीं आपको बता देंगे कि जी आप कितने पानी में। ठीक है जी। वो लाइसेंस अगर आपको मिल गया तो बिल्कुल आप अपने ऑफिस में उसको हैंग करें, आप बोले कि जी मैं इंटरव्यू मेरे पास आईटीपी का लाइसेंस है। एनटीएन सर, अगर आपका बिजनेस इंडिविजुअल पे या प्रोप्राइटर या पार्टनर किस से? एंटिटी क्या है, पार्टनरशिप, पीवीटी या प्रोप्राइटर? ओनर है ना आप, आपके अपने एंटिटी में बिजनेस ऐड होगा। सर आप सबसे पहले अगर अपना बिजनेस बंद कर दिए तो आपने क्या करना चाहिए, अकाउंट क्लोजर का सर्टिफिकेट अपने पास रख लेना है। ठीक है। और दूसरा आपने आईरिस पे जाके, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपने बिजनेस कैसे डिलीट करना है। वहां से आप आपको डिलीट करेंगे। लेकिन बिजनेस बंद होने के 15 दिन के अंदर सेक्शन 117 कहता है कि आपने कमिश्नर को बताना है कि मैंने बिजनेस बंद कर दिया। यस। अगर हाँ
अब यही बात अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप बोलेंगे सर ये तो क्या लिखा हुआ है, और फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसा कोई नहीं करता और काम चल रहा है। तो यार यही वाली बात है, लिखा हुआ है 117 में, करने कोई नहीं जाता कि भाई अगर ये बंद कर दिया बिजनेस और अब इसको बताने के लिए गए तो ये ऑडिट ना खोल देंगे जी लास्ट ईयर रिटर्न फाइल करो, क्या कमाया क्या खाया, एसेट्स के जरिए सेल किए परचेज की क्या की, क्यों बंद कर दिया। तो चुपचाप खामोशी से वहां जाके अपने एंटीन से बिजनेस हटा देते, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अभी तक तो फिलहाल ये चल रहा है, लेकिन कानूनी बात आपको बता दी है। सेक्शन 117 को रेफर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कमिंग क्लास में बता भी दूंगा जी। 140 का नोटिस से टैक्स फाइल करने के लिए सॉरी 140 का नोटिस आता है। सर 114(4) का, जी जी, ये सिर्फ 114 और 4 वो होता है नोटिस टू फाइल रिटर्न। पास में अगर आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है फॉर और ऐसी रैंडमली किसी बंदे से कराया, अब आपको नहीं पता कि वो लास्ट टाइम जो टैक्स रिटर्न फाइल हुआ कैसे रिटर्न फाइल हुआ, अब आपके पास नोटिस आ गया है, तो नाउ व्हाट डू यू डू? अब आपको नहीं पता कि आपने किसी कंसल्टेंट से फाइल करवा लिया, नोटिस आया, तो नोटिस आप उसी को देंगे ना जिसने फाइल किया कि इसकी क्या कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, वो बंदा है या नहीं है। नहीं है। तो किसी नए कंसल्टेंट को हायर करें अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है, तो वो आपकी सारी वर्किंग को देखेगा, उसको नोटिस को देखेगा नोटिस किस चीज़ का है, एंड देन उसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा। ठीक है, ये सिनेरियो होगा हाँ, जी। जैसे आपने कहा कंप्यूटर के पास सर्टिफिकेशन का प्रोटेक्शन मिलते हैं, तो मोस्टली नॉर्मली अपने लोग कर जाते हैं इसको पास या सर मैंने किया है, पास कर लिया, और आज ही 2016 में किया था। ठीक है, स्टूडेंट लेवल पे आपका क्या मतलब? देखें अगर आप इस कोर्स को करने के बाद फौरन जाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट आपके फ्रेश होंगे। ठीक है, बेहतर है कि आप उसको करें, लोग कर जाते हैं, इतना मुश्किल होता नहीं है, डिपेंड कि वो उस टेबल के उस तरफ जो बंदा बैठा है उसका मूड कैसा है। मूड अच्छा है तो हो सकता है किसी वो आपसे इजी सवाल करके निकाल दे जी। रेफरेंसेस है टीचर्स? रेफरेंस भी कह सकते हैं, लेकिन रेफरेंस भी कह लें आप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मेरिट पे गया था, मैंने कहा था ना मेरे पास पैसे हैं भाई ना कुछ है। और उनके रूम से निकलने के बाद भी मुझे बहुत लोगों ने बोला आप लाएं इतने पैसे दे देंगे आपको करवा देते हैं। एक्सपर्ट वाले रहते हैं आप साइन वाइन होते हैं जैसे फिटनेस वगैरह? ये मेरे ख्याल में तो नहीं। टैक्स बार की मेंबरशिप आपको आईटीपी के बगैर मिल ही नहीं सकती एटलीस्ट, तो पहले तो आईटीपी आएगा फिर मेंबरशिप आएगी। ठीक है जी, तो उसमें जो है प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, बहुत सारे लोग आपको डिपार्टमेंट में मिलेंगे, जब आप सारी बातें इस पे रिसर्च करेंगे ना कि जी मुझे लाइसेंस लेना है, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे टकरेंगे जो बोलेंगे सर आप हमें बताएं, हम खिदमत में हाजिर हैं आपकी, हम करवा के देते हैं आप। तो आप उनकी खिदमत में ना जाइएगा सर, आप खुद ही 500 रुपये का वो जो जमा करवा के आप खुद वहाँ पे प्रेजेंट होगा कि आपने इंटरव्यू का देना है। पहली बार नहीं हो सकेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आफ्टर सम टाइम आप दोबारा कर लीजिएगा। नहीं पता लग जाएगा। हाँ कितने पानी में सर, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपने क्या करना। लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आपको बता रहा हूँ, एफबीआर की तरफ से अभी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन नहीं है कि भाई कौन लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें कौन नहीं, चलते फिरते सब ये काम, जिनको थोड़ा बहुत आता है वो कहते हैं जी मैं कंसल्टेंट हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस पर कोई रेगुलेशंस बननी चाहिए, इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए चीज़ों को, ताकि प्रोफेशन के अंदर थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी भी हो और लिमिटेशन भी हो लोगों के लिए, और लोगों का ट्रस्ट भी बहाल हो। ठीक है जी सर। कोर्स कंटेंट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, अगर हम ये इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, आपने कहा कि इनकम टैक्स ऑफिस आप जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। So are we going to cover the knowledge in this course which will be helping us in clearing that skill? सर यही बात है जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, वही वो आपसे वहां पूछेंगे। अगर मैं आपको ऑडिट के बारे में बताऊंगा तो सर वो ऑडिट से भी पूछ सकते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन आज तक याद है जिसका मैं आंसर नहीं कर पाया था 2016 में, और वो अच्छे मूड में नहीं थे भाई। ठीक है, मैं तैयारी करके गया था बड़ी नॉर्मल एक उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जो उन्होंने क्वेश्चन किए उसमें से मैं निकल तो गया था 6 more than 70%। लेकिन आखिरी एक क्वेश्चन पे जो उन्होंने मुझे बता दिया, उन्होंने बोला जी कि मुझे ये बताएं कि कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को गाड़ी दी हुई है। मैं सिर्फ आपको इंटेंसिटी बता रहा हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर को दी हुई है गाड़ी, उस गाड़ी पे कंपनी क्या करेगी जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, वो आपको बताऊंगा, एसेट पे चार्ज कर दो। मुझे ये बताएं आप, उन्होंने मुझे बोला कि इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए मैं कॉस्ट किसको लूंगी। अब वहां मिल गया सर,
कि ये क्या इन्होंने सवाल किया। फिर जब मैं वहां से निकला, मैंने आके किताब खोली तो वहां पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक अमाउंट लिखी थी कि जी गाड़ी की डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट एक फिक्स है। उस टाइम पे 25 लाख रुपीज थी। तो वो इस लेवल से भी जाके इतना छोटा क्वेश्चन भी आपसे, बजाय तो देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निकलिटी के हिसाब से वो बहुत एक्सट्रीम टेक्निकल क्वेश्चन है कि आप वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस कॉस्ट पे कितना कैलकुलेट करेंगे। और हम जाके होते हैं तैयारी करके 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी में क्या होता है, ऑडिट आ गया तो क्या करना है, इसका सेक्शन कैसे चलेंगे। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि ये इस तरीके से सवाल नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सिनेरियो बेस्ड भी वो क्वेश्चंस आपसे करेंगे। कोशिश करें, एक बार दें, इंटरव्यू का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोग को हो जाएगा, एंड देन उसके बाद जो है आप लोग दोबारा अगर पास हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आप उस पर आप फिर हो जाए, नो दो प्रॉब्लम। दिन बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। हाँ, प्रॉब्लम जब चाहो कर लें सर। कानून में तो मैंने कहीं नहीं देखा कि लिखा हो कि जी एक बार 2 बार नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप अगले को गुस्सा दिला बैठे, यार आप एक हफ्ते बाद पहले तो आए थे फिर आ गए, आप फिर फेल हो गए, आप फिर अगले हफ्ते बाद चले गए। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि रीजनेबल टाइम का गैप दें, 2-3 महीने का गैप दें, देन फिर आप तैयारी करके जाए। हर एक हफ्ते बाद जाएंगे तो हो सकता है वो आपको बोले जी अल्लाह हाफिज, या हो सकता है वो आपको गले लगा ले, भाई हिम्मत है भाई तेरी, कॉन्फिडेंस, और वो आपको सीधी दे दे या नहीं, ये लो। ठीक है जी, दोनों में से कोई एक बात ही हो सकती है। एनी अदर क्वेश्चन जी? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, सेम नहीं रहती है। देखिए मैं आपको बात बता दूं, जो पिछले साल टैक्स का कानून था वो थोड़ा इस बार थोड़ा डिफरेंट है। जब भी जून में बजट आता है तो बहुत सारी चेंजिंग आती है इनकम टैक्स में। ये एक ऐसी फील्ड है, आप खुद लॉ के स्टूडेंट है सर, लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको अपडेट रहना पड़ता है, आप पूरी जिंदगी स्टूडेंट ही रहते हैं। ठीक है, तो जो टैक्स लॉज होते हैं ना वो हर साल चेंज होते हैं। उसको अभी जो मैं अभी आपको बताऊंगा या पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, ट्रेन करवाऊंगा, वो करंटली जो अगले साल जून तक एप्लीकेबल होगा 2026 का टैक्स ईयर के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब अगले साल जून में जो बजट पास होगा उसमें क्या सिनेरियो होगा, उसके लिए फिर बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, आप किसी वर्कशॉप में जा सकते हैं, कमेंट्रीज आती हैं, आप अगर पढ़ के समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी वर्कशॉप को, 1 डे वर्कशॉप को ज्वाइन कर लें। बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं डिफरेंट ट्रेनर्स के, आप वहां से उसको देख सकते हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि जी किस तरीके की क्या है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सब चेंजिंग आती रहती है, आपको अपने आप को अपडेट रखना है। उसके लिए एक सबसे आपको मशवरा दे दूं, लिंक्डइन अपना स्ट्रॉन्ग कर लें। अपने लिंक्डइन पे जितने भी लोग जो टैक्स फर्म्स वाले हैं या जो टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हैं, उन सबको ऐड करें। जब इतने आपके 1000, 2000, 3000 हो जाएंगे ना आपके कनेक्शंस, तो आपको जब आप सुबह को खोल के आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए भी स्क्रॉल कर लेंगे तो पता लग जाएगा क्या नई बात है। हम भी यही करते हैं, एक दफा लिंक्डइन खोल लिया दिन में, अगर कोई अपडेट हम डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके ना पढ़ सके तो सर हमारे पास वो सामने वहां पर किसी ना किसी ने पोस्ट किया होता है कि जी ये अपडेट आ गई है। ठीक है जी, तो आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जर्नल्स होते हैं, वो कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, वो हर महीने एक टैक्स जर्नल पब्लिश करती हैं कि पिछले महीने क्या हुआ, पिछले महीने टैक्स के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग है, कौन कौन से लीडिंग केसेस डिसाइड हुए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, टैक्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे वो जर्नल्स के अंदर सारी बातें लिखी हुई होती हैं सर, बिल्कुल होती है। और अब तो बड़ी रैपिडली चेंजिंग हो रही है क्योंकि चीज़ें स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, तो वो बड़ी इसके अंदर जो है रिग्रेस चेंजिंग करते जा रहे हैं। बिल्कुल हो सकती है सर, ये जिस तरीके से अभी मैं आपको आपको मैं आयरिस बताता हूँ ना, ये आयरिस ऐसा था नहीं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 2012 में आयरिस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ये आपको कितनी सारी चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे। 2018-19 तक इस आयरिस में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आईडी पासवर्ड की जगह थी लॉग इन करने में। अभी तो इन्होंने 10,000 चीजें इसके अंदर जो है इन्वॉल्व कर दी हैं जी, ये चीजें ले हैं। इसी तरीके से जब मैं आयरिस की बात करूंगा, जब लॉग इन करूंगा तो उसमें बहुत चेंजिंग करके नहीं, इस दफा इतनी चेंजिंग की। अभी तो सर 2.0 है मेरे ख्याल में, 2.0। ठीक है जी।
तो फिजिकल वालों के क्वेश्चंस अगर खत्म हो गए तो फिर मैं ऑनलाइन वालों को रिस्पॉन्ड कर दूं। बाकी मेरी तरफ से आप लोग के लिए ओरिएंटेशन इज एंड। इंशाल्लाह कमिंग वीक में वेंसडे वाले दिन आप सबसे मुलाकात होगी, और हम उस क्लास में जो स्टार्ट करेंगे वो हम अपना कॉर्पोरेट से सिलेबस को स्टार्ट कर दें कि आपने बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है। तो उसमें हम देखेंगे पहली क्लास के अंदर कि आपने एक प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है, इंडिविजुअल रजिस्टर कैसे करना है, उसकी क्या सबमिशन होगी, डिलीट कैसे करना है, कौन कौन सी उसकी लीगल प्रोविजंस हैं, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि हमने पार्टनरशिप फॉर्म कैसे करनी है। ठीक है नहीं जी सर। आज क्लास प्रेजेंटेशन was there any presentation used today? सर बिल्कुल प्रेजेंटेशन ये यूज हुई है, ये ये ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी आपके साथ। ठीक है जी, ये शेयर हो जाएगी। वो मैं अभी सबको, आप मुझसे मिस इमेज से कांटेक्ट कर लें, बाहर जो रिसेप्शन पे है वो आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। मुझे जी क्वेश्चन है ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में, ये फ्लोरा के नाम से किसी का है जी। जी हैंड रेस किया हुआ है आपने, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट काइंडली। जी मैं उमर सर। जी उमर साहब। सर मैंने आपसे जी ये सर, क्वेश्चन आवाज आ करना है रही है कि मेरी? मैडम जस्ट अ सेकंड, उमर हेलो साहब के सर, क्वेश्चन आवाज एड्रेस आ रही है कर लूँ। मेरी? हेलो। मैडम जस्ट अ सेकंड मैं एड्रेस कर लूँ ओके उमर, ओके, जस्ट अ सेकंड। नो उमर प्रॉब्लम नो साहब। प्रॉब्लम, आई एम वेटिंग। जी सर। सर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ये कि आप बता रहे थे कि नेक्स्ट वेडनेसडे को जो क्लास है उसमें आप कॉर्पोरेट का बताएंगे, लेकिन सर आयरिस को यूज़ करने का तरीका भी पहली क्लास में बताएंगे या मिड में बताएंगे? और सेकेंडली क्वेश्चन सर सर ये है कि आयरिस का मैं यूज करने का तरीका विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे ना। जैसे पहली क्लास में मैं ओके जब आयरिस को यूज करूंगा तो मैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करूंगा। ओके सर डन। फिर जब मैं और सैलरी की सर रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं रिटर्न फाइल करने के लिए सैलरी की क्लास के अंदर उसको यूज करूंगा। ओके एंड सर दूसरा ये क्वेश्चन है कि आपने एक कोर्स बताया था जो जर्मनी का पेपर पास करना पड़ता है, वो नाम सैगमा था कि आई सर थिंक सैप क्या था? सैप 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 ना सैप सर इसका SAP ये सैप। या सीबी साहब, सर ये डिफरेंट कोर्स है और ये आपकी इंस्टीट्यूट में रिलेटेड है, इसको कराते हैं या आफ्टर सर इसके हमारे बाद इसको इंस्टीट्यूट से हो रहा है, जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं आप उनसे पूछ लें कि करंटली इस वक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक बैच फॉर्मुलेशन के ऊपर होता है। अगर एक अच्छा बैच बन जाता है तो फिर हम इसमें इसको जो है प्रोसेस कर लेते हैं। चलें ठीक है सर, क्योंकि सर मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। जी जी। ठीक है। और मैं बेसिकली इसको कॉर्पोरेट को ही ज्वाइन करना चाहता हूँ, आगे एलएलएम करना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे ये, क्योंकि मैंने ये बेसिक्स नहीं पढ़ी हुई थी, तो मैं इस कोर्स को करना चाहता हूँ। तो क्या इस कोर्स के बाद वो सैप करना चाहिए या पहले करना चाहिए, सर देखिए या इस सैप कोर्स जो से है ना वो सपोर्ट अलग ERP नहीं है है? उन लोगों के लिए है। सैप जो है ना बेसिकली वो एक ERP है, वो उन लोगों के लिए है जो बेसिकली कहीं पे जॉब्स कर रहे हैं किसी कंपनीज के अंदर और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अब आपने ओह ओके। LLB किया हुआ और आप LLM की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप नो। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेंगे, तो जी मैं नहीं समझता कि ये आपकी सैप जो यूटिलाइजेशन में कहीं पर आए, ओके अगर एंड सर आप बस इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं जी। जी सर लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि ये जो क्या नाम है, ये जो अभी आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह करवाएंगे, क्या जो हम जो है, जैसे कि मैंने अभी बाहर का सेकंड अल्टीमेशन भेज दिया विद गेट, जी तो जी। आफ्टर लाइसेंस हमें भी क्या वो टेस्ट अपीयर करना पड़ेगा जो अभी आप बाकियों को बता देते कि या नहीं? नहीं 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 सर, आपको करने की जरूरत नहीं है, ITP का लाइसेंस लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप एलिजिबल हैं, आपके पास आप बाहर के मेंबर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, नो इशू। ओके थैंक यू सर। जी जी। जी मैडम आपका क्या क्वेश्चन है प्लीज? इनकम और सेल टैक्स के हवाले से तो बता दिया, लेकिन बाकी जो रेगुलेटरी बॉडीज है लाइक BRA, KPRA, PRA, तो उसका कुछ कोर्स कंटेंट हम इस कोर्स में कवर करेंगे या नहीं? देखिए हम SRB को तो बिल्कुल प्राइमरीली करेंगे, SRB हम बिल्कुल देखेंगे। अगर आपने SRB देख लिया सीख लिया तो आपके लिए BRA KPRA करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं उसका आपको ओवरव्यू दे दूंगा, आपको लॉगिन करके भी दिखा दूंगा, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। SRB तो हम बिल्कुल उसको करेंगे यहाँ पे SRB। KPRA और आई गेस BRA का तो इतना नहीं होता है, बट PRA में रेगुलरली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही होते हैं, अभी PRA जो रिसेंट है कुछ वो मैं चेंजेस आपको, आई हैं। उसका भी मैं जी आपको बता दूंगा। PRA भी इंशाल्लाह देख लेंगे, SRB के साथ साथ PRA भी देख लेंगे। जी जी, बस वही एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर उसका भी थोड़ा सा बेसिक पार्ट आप ऐड कर लेंगे तो वो वर्थफुल हो जाएगा जी जी हमारे मैं लिए। कर दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नो, जब हम वो चलिए, कर रहे हो ना तो आप उस वक्त मुझे रिमाइंड भी एक दफा करवा दीजिएगा कि सर प्लीज PRA को कवर कर दें। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ओके। शहीद साहब, अच्छा मेरा क्वेश्चन है। जी सर करामत साहब। जी, कहानी ये पूछा था, आप बता रहे थे कि नेक्स्ट क्लास वेंसडे को होगी, तो जी कल सर वाली बिल्कुल। तो कल वाली क्लास नहीं हो रही फिर? नहीं सर आज थर्सडे है ना,
आप लोगों का जो सर बैच है वो वेंसडे और थर्सडे पे फॉर्मुलेट हुआ है, तो ओके नेक्स्ट आपकी जो होगा वो वेंसडे को क्लास होगी एंड देन थर्सडे को होगी। ओके, मेरे पास जो इनका शेड्यूल आया था वो थर्सडे फ्राइडे था, तो मैं इसलिए पूछ रहा था, वो जस्ट फॉर माई नहीं नहीं सर, वो क्लैरिफिकेशन। वेंसडे थर्सडे आप उसको करेक्ट कर लें, क्योंकि मेरा कुछ शेड्यूल का प्रॉब्लम है। ओके, तो वेंसडे थर्सडे आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम वी विल मीटिंग ऑन वेंसडे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ओके, थैंक यू। ताहिम तहामीउद्दीन कुरैशी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये वालेकुम अस्सलाम। रिपीट कर दीजिएगा, वो मेरा नेटवर्क इशू था कि जो आप बता रहे थे कि जिसने एसीसीए किया हुआ है, सीमा किया हुआ है या एटलीस्ट बीकॉम किया हुआ है, वो वाली बात अगर आप रिपीट कर देंगे कि वो किस देखिए जी, तरह मैं ये से कह रहा था कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं ये काम करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए। सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं क्लाइंट्स को, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? एक तो वो लोग जो लोग एसीसीए क्वालिफाइड हैं, दे आर एलिजिबल। जो लोग सीए क्वालिफाइड हैं, दे आर एलिजिबल। आईसीएमए, सिमा, ठीक है जी, सीएमए, ये सारे सारे के लोग जो हैं क्या हैं, अगर ये क्वालिफाइड हैं तो दे आर एलिजिबल कि ये लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर किसी एलएलबी, जो जिन लोगों ने एलएलबी किया हुआ और वो बाहर के एनरोल्ड मेंबर हैं, तो भी ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से किसी कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास अगर नहीं है सर, तो क्या होगा जी? तो आपके पास एटलीस्ट बीकॉम होना जरूरी है, और उस बीकॉम के साथ साथ आपने एक आईटीपी का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा एफबीआर के साथ, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस। उससे 500 रुपये का चालान होता है, एक अंडरटेकिंग होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। पास कर लेंगे तो आपको वो मिल जाएगा जी। थैंक यू सर। ठीक है जी। सर टाइमिंग भी शेयर कर दीजिएगा नेक्स्ट क्लासेस की, क्योंकि हमने सर फिजिकली टाइमिंग ये करनी सेम रहेगी सर, 7 to 8:30। है। डन सर, थैंक यू। 7 to 8:30, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से? कोई क्वेश्चन नहीं है जी आप सब में से किसी का? चले जी, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आप सबसे जो है वो मुलाकात होती है, वेंसडे को 7 बजे जी। थैंक यू वेरी मच। अब्बासी साहब, एमबीए के लिए भी आपको अगर फाइनेंस में किया हुआ है तो आईटीपी का लाइसेंस लेना पड़ेगा जी। आईटीपी का है, सेक्शन 223 है, वो मैं कंफर्म भी कर दूंगा, बट